हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने 5 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए उसमें नीचे अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर के और दुनिया के शिखर तक जाने का जो जीवटता के साथ मोदी जी के निर्णय रहे हैं, उसने पूरे हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने की जो रास्ता है, जो उसका विजन था, उसको और मजबूत किया। और पूरी दुनिया जहां हमको अलग थलग एक किनारे पर बिठाती थी, आपने देखा होगा विश्व मंचों पर हिंदुस्तान एक किनारे बैठता था, अब वो स्थिति नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अब मध्यस्थता करता है। ये है ताकत हिंदुस्तान की। पूरे विश्व में हिंदुस्तान ने अपनी गरिमा को बढ़ाया है। आज आम हिंदुस्तानी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भी होगा उसको भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, उसका भी गौरव बढ़ रहा है जब देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है और तब देखता है कि नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में ये देश ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वो भी कदाचित चाहे बाहर ना बोले लेकिन वो हर्षित होता है। उसको लगता है नहीं, मेरा देश ताकतवर हो रहा है, अब हम पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। और इसलिए उन 5 वर्षों में जिस तरीके से काम हुआ है उसने इतने मजबूती दी, जो कानून बने, जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम पहुंचे, और उसी का परिणाम था कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें फिर एक तरफा एक जिस तरीके से बयार बही है, तूफान की तरह सारी पार्टियां ध्वस्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से फिर मोदी जी की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। और आज 1 वर्ष पर हम उनकी सफलता पर, अपनी पार्टी की सरकार की सफलता पर आज हम लोग सब हर्षित होकर के उस 1 वर्ष को मिल करके, जुट करके उसका व्याख्यान कर रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, उनको मजबूती दे रहे हैं कि आपका 1 साल में जिस तरीके से आपने नेतृत्व किया और जो ऐतिहासिक निर्णय लिए, ये 1 वर्ष हिंदुस्तान के इतिहास में उसको शिखर तक पहुंचाने वाला ये हिंदुस्तान का अद्भुत 1 वर्ष रहा है। और इसलिए जो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे सरकार ने जो जो काम किया वो किस तरीके से आम आदमी के हित में है, देश के हित में, राष्ट्र के हित में है, और पूरी दुनिया को भी संदेश जो गया है, आज हम आपस में उसकी चर्चा करके बातचीत कर रहे हैं। अभी दीवानदा चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे कामों को गिना रहे थे। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश से जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था तब से मैं आप सबको बहुत, रामनगर से तो मेरा वैसे भी बहुत घनिष्ठता का रिश्ता और संबंध रहा है और बहुत मन से सभी कार्यकर्ता जुड़े रहे हैं शुरू से, बहुत अच्छे तरीके से। और तब भी कितना काम हुआ, हमारी गवर्नमेंट में काम हुआ, बाकी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा जितना काम हुआ। तब भी मैंने बैठकों में बताया था कि क्या 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 मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में हो, चाहे खंडूरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हो, और चाहे भगत के मुख्यमंत्रित्व काल में हो, चाहे आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हो रहे हों, रामनगर का यदि विकास हुआ है तो केवल और केवल हमारी गवर्नमेंट जब आती है तो ही विकास हुआ है। उससे पहले तो किस तरीके से शोषण किया था रामनगर को और किस तरीके से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि हम सब लोग मिलकर के अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आज के दिन में इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी अंतिम छोर तक के व्यक्ति के साथ खड़ा है और उसके प्रमाण है। उसके क्या प्रमाण है आप सब लोग जानते हैं। ये प्रमाण है उसका कि अंतिम छोर के व्यक्ति जो बैठा हुआ है, शौचालय, मेरी माँ और बहन के पास शौचालय नहीं थे। कोई देश का प्रधानमंत्री कभी लाल किले की प्राचीर से ये कह सकता है, भाषण में कह सकता है? लोगों ने तब सोचा होगा कि ये तो अजीब सी बात हो गई, देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा
देश की आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी यदि मेरी माँ और बहनें खुले आसमान के नीचे शौच के लिए जा रही हैं तो अभी मुझे आज़ादी नहीं मिली है, पहले मैं उनको सम्मान की रक्षा करूंगा। यहां से अभियान शुरू हुआ और उसके बाद चाहे घर घर के अंदर शौचालय बनाने का हो, और चाहे अभी चर्चा कर रहे थे दीवानदा कि विधानसभा में हजारों लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिला उज्ज्वला के तहत। उन घरों तक जाने की जरूरत है, उनको बधाई देने की जरूरत है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जरूर करके मुझे भरोसा है कि आपने बूथ स्तर पर जाकर जिन जिन लोगों को ये लाभ मिला है, उज्ज्वला का लाभ मिला है, वहां जाकर के आप बधाई दे करके आप आए होंगे, उनकी सूची आपके पास होगी। हजारों हजारों लोगों को हर विधानसभा के अंदर फ्री गैस कनेक्शन मिला। पहले लोग कहते थे कि वोट ले मांगने के लिए आते थे, उसके बाद दिखाई नहीं देते थे। अब हमारा सौभाग्य है कि हम वोट लेने के बाद उनके घरों पर जा रहे हैं कि ये मोदी जी ने आपको तोहफा दिया है। तो चाहे वो शौचालय का हो रहा हो, चाहे फ्री गैस कनेक्शन का रहा हो, चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन का विषय रहा हो, चाहे आवास देने का विषय रहा हो, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया है। और किसानों के बारे में आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत कोई किसान नहीं छूटा है। और मुझे याद आता है कि इस प्रदेश में भी, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में लाखों लाखों किसानों को उसका सम्मान मिला है। किसानों पर ये तो सरकार किसानों की सरकार कहलाती है, पिछड़ों की सरकार कहलाती है, गरीबों की सरकार कहलाती है, क्योंकि अभी भी जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा पैकेज दिया, उसमें अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से लेकर के कोई वर्ग नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जाति पंथ नहीं होगा जिसको स्पर्श नहीं किया है। पूरे देश को एकजुट होकर के स्पर्श किया है। और इसलिए चाहे खाद्यान्न का हो, खाद्यान्न में हमारे समय में भी आपको मालूम है हम लोगों ने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया था, अटल खाद्यान्न योजना। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किया, कोई व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोएगा। और इसलिए जिस तरीके से हमारी राज्य सरकार भी वो खाद्यान्न को गरीबों में पर्याप्त खाद्यान्न को दे रही है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पीछे के 3 महीनों में फ्री राशन, जो गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं जिनको जरूरत है उनको फ्री राशन देने की बात थी। और अब तो नवंबर तक बढ़ा दिया है फ्री राशन उनके लिए। आपको मालूम है नवंबर तक इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है? 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। ये जो आगे नवंबर तक फ्री राशन देने का जो वचनबद्धता हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, ये है गरीबों के प्रति समर्पितता, कि ये कहा कि कोई भी गरीब भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसे महामारी, ऐसे संकट के समय हम गरीबों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, हम असहाय के साथ खड़े हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ भी मैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की कहाँ पर क्या क्या हो रहा है इसकी सूचना मैं रेगुलर अपने पास रखता हूँ। मुझे खुशी कि आपने मोदी किचन करके लोगों को अलग अलग पैकेट दे करके खाद्यान्न का वितरण किया, जगह जगह जाकर के आपने किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह हमारी पार्टी का, यह हमारे संगठन का मकसद कि हम जनता के बीच, जनता के लिए हैं और जनता के लिए ही हम सरकारों में बैठते हैं। ये आप लोग साबित करते हैं गांव गांव, घर घर जाकर के। और आपने जिस तरीके से बढ़ाया, अब अन्न के साथ साथ फ्री गैस का जो सिलेंडर है वो भी फ्री गैस 2-3 महीने तक उन माँ बहनों को मिलेगा। और जनधन योजना में जिसका कभी बैंक में खाता नहीं खुलता था, जो बेचारा गरीब किसी ने कभी बैंक का दर्शन नहीं किया होगा, यदि बैंक की सीढ़ियों में चढ़ता तो लोग घूर करके देखते थे उसको कि क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्यों जा रहा है। वो शायद सपने में सोच भी नहीं सकता बैंक के अंदर घुसेगा तो क्यों घुसेगा। उस जिसने कभी सोचना भी नहीं था कि बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ करके वो कभी बैंक के दर्शन करेगा, अंदर जाकर वो बैंक मैनेजर ने उसका खाता खोल करके न केवल खाता खोला बल्कि बिचौलियों से भी उसको मुक्त किया। जो सरकार का पैसा है, चाहे वो मनरेगा का पैसा है, चाहे अन्य योजनाओं का पैसा, उसको जो सीधा मिलता है उसके खाते में गया। ये बिचौलियों को हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान होता था, 44,000 करोड़ की बचत हुई थी उस समय सरकार को, क्योंकि जो सीधे
उनके खाते में जाना था, वो बिचौले बीच बीच में पैसा खाते थे, वो बिचौले खत्म किए। उनको मालूम है कि जनधन खाताधारियों को आज भी किस तरीके से उनको लाभ मिला। आज भी जो जनधन खाताधारी हैं उनको अलग चिन्हित करके उनको पूरा का पूरा सहयोग दिया जा रहा है, उनके खातों में पैसा भी डाला जा रहा है और उनको चिन्हित करके किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसको किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास का हो और चाहे सौभाग्य योजना का हो और चाहे शौचालय का हो, चाहे पेंशन योजना का हो। अब देखें ना, पेंशन कभी किसी ने सोचा था मजदूर की पेंशन लगेगी? कभी नहीं सोचा था। कभी किसी फैक्ट्री में यदि मजदूर काम करते हुए उसकी मौत हो जाती थी, क्या दशा होती थी? पूरे परिवार चौराहे पर खड़ा रहता था, तरसता रहता था, बिलबिलाता रहता था, कोई देखने वाला नहीं होता था। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, यदि काम करते हुए उसकी मृत्यु होती है तो 6 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेगा। ये मजदूर को पेंशन भी मिलेगी। ये है हमारी गवर्नमेंट का, ये है गरीब कल्याण की योजना। ये है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव-गांव के अंदर किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, जिस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या योजना दे सकते हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत हो सके। अभी आपको मालूम है कि मनरेगा में भी मजदूरी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भारत हमारा आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, ये आत्मनिर्भरता होनी चाहिए भारत में। पूरी दुनिया में भारत फिर विश्वगुरु के रूप में था, विश्वगुरु के रूप में भारत ने और आगे बढ़ना है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए। $5 ट्रिलियन की आर्थिकी इस हिंदुस्तान को करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है और मुझे भरोसा है उनका इस संकल्प पूरा होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसे क्रांतिकारी योजनाओं को हमारे हाथों में दिया कि ये जो नौजवान है इसके हाथों में विकास आना चाहिए, इसके कौशल का विकास होना चाहिए। मेक इन जापान, मेक इन चाइना क्यों हो, मेक इन हिंदुस्तान क्यों ना हो, ये है हमारी प्रगति। और आज तेजी से आपने देखा कुछ दिन पहले जब कोविड की महामारी थी तो हमारे आईआईटी के बच्चे, हमारे एनआईटी के बच्चे, हमारे आईसर के बच्चे, हमारे विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले बच्चे अपने प्रयोगशालाओं में जाकर एक से एक नया अनुसंधान कर रहे थे। मुझे इस बात को कहते हुए, बांटते हुए खुशी होती है कि हमारे आईआईटीज ने तमाम, चाहे मेरे दिल्ली का आईआईटीज हो, चाहे वो मुंबई का आईआईटी हो और चाहे वो चेन्नई का हो, चाहे वो असम का जो गुवाहाटी का आईआईटी हो और चाहे वो खड़गपुर का, तमाम, चाहे कानपुर का, ये हमारे आईआईटीज ने किस सीमा तक अनुसंधान किया। वेंटिलेटर बनाए, मास्क बनाए, ऐसा ड्रोन बनाया जो पूरा अपने आप सफाई करेगा, ऐसा ड्रोन बनाया जो उस स्थान पर दवाई लेकर के वापस आ जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के ड्रोन से लेकर के और टेस्टिंग किट बनाई जो इस हिंदुस्तान में पहले था नहीं। ऐसे भी बहुत सारे उपकरणों को बनाया है। ये हमारा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे नौजवान क्या कर सकते हैं, क्या ये जो चुनौती आई है, ये जो संकट आया है, इसका मुकाबला करने के लिए नौजवान क्या क्या कर सकता है, और मेरे देश के नौजवानों ने करके दिखाया। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम हर दिशा में। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है, जब कठिनाई होती है, तो उस कठिनाई का जब डट करके मुकाबला होता है तो वही संकट, वही चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है। और ये देश इस समय मोदी जी के नेतृत्व में वो संकट का मुकाबला करके उन कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल रहा है और अवसरों में तब्दील कर रहा है इस चुनौती को। ये छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया हाथ पर वो है। हिंदुस्तान पूरा एकजुट होकर के खड़ा है, इस महामारी का मुकाबला कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के मित्रों के सद्भावना से आदरणीय मोदी जी ने मुझे हिंदुस्तान की शिक्षा की व्यवस्था दी है। आप समझ सकते हैं शिक्षा बड़ा कितना बड़ा, ये जो देश है, इस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 1000 से अधिक विश्वविद्यालय यहाँ और 45,000 से 50,000 तक डिग्री कॉलेज है। 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक हैं। कई देशों की तो कुल आबादी 1,09,00,000 नहीं है, उतने केवल अध्यापक हैं। 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं इस देश में। और आपको मालूम है छात्रों की संख्या क्या है? कुल अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा मेरे देश के अंदर छात्र छात्रा है। 33.5 करोड़ छात्र छात्रा है, आप समझ सकते हैं।
और ये 33.5 करोड़ छात्र छात्राएं, जिस तरीके से एकाएक ये बड़ी मुसीबत आई, सब लोग अपने घरों में कैद हो गए। स्वाभाविक ही था क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में थी। और ऐसे वक्त पर उन छात्रों को ऑनलाइन पर ला करके घर पर ही शिक्षा देने का जो कवायद हमने की, ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सका था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 33 करोड़ छात्र अपने घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा। हाँ, अभी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि 30 से 40% बच्चों के सामने ये मुसीबत है। उनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमने तय किया है, हमने स्वयं के माध्यम से, हम स्वयं प्रभा के माध्यम से, हम लोगों ने दीक्षा के माध्यम से, ई पाठशाला के माध्यम से उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की। अभी स्वयं प्रभा में 32 चैनल 24 घंटे चलेंगे हमारे, और वो टीवी पर, डिश टीवी पर, टाटा स्काई पर और रिलायंस टीवी पर देख सकेगा, डीटीएच पर देख सकेगा। और उस टीवी में हम उस बच्चे को उसके जो पाठ्यक्रम है उसको हम सुनिश्चित करेंगे। हम लोग रात दिन जुटे हुए हैं, रात दिन जुट करके वो हमारा शिक्षा का आधार बढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा जेईई और नीट की परीक्षाओं में भी हमने थोड़ा सा पीछे किए। आज ही कल ही हमने यूजीसी में ये निर्णय लिया कि जो पहले और दूसरे वर्ष के हैं उच्च शिक्षा में, पहले दूसरे तीसरे वर्ष के हैं, इनको तो उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन जो फाइनल परीक्षा के हैं, क्योंकि यदि उसकी फाइनल परीक्षा करके वो पास नहीं होगा या मार्कशीट में नहीं होगा, तो पूरी जिंदगी भर में उस पर ऐसा ठप्पा लग जाएगा कि कोरोना मार्क वाला है, इसने बिना परीक्षा के ये पास हुआ है। और भविष्य में वो जहां भी अपने नौकरी के लिए जाएगा, कहीं जाएगा, तो वो कठिनाई से होकर के गुजरेगा। हमने कहा नहीं, हम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कैसे भी स्थिति में थोड़ा सा पीछे जरूर करेंगे, लेकिन उसकी परीक्षा फाइनल ईयर की हम परीक्षा करेंगे, ताकि उस पर कोई दाग न लगे, कोई ये ना कह सके कि बिना परीक्षा वाला बच्चा है, ये उस वर्ष का बच्चा है जिस वर्ष में परीक्षा ही नहीं हुई। नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। इस कठिनाइयों को हम पार करेंगे। अभी कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन छात्रों के व्यापक हित में हमने ये निर्णय लिया है कि सितंबर तक सभी परीक्षाएं हो जाएंगी। सितंबर, चाहे वो मेन लाइन हो, ऑफलाइन हो, किस रूप में वो परीक्षाएं होंगी, लेकिन ये छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए हम लोगों ने किया है। तो मैं समझता हूं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म किया है, 1 क्लास 1 चैनल किया है। एक क्लास को हम पूरा एक चैनल देंगे जहां बच्चा अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी से कर सकेगा। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आयुष्मान भारत के बारे में जो उत्तराखंड की सरकार को मैं उस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जहां आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम दिया, जिसमें 10.5 करोड़ परिवारों को जो है लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा, 50-60 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो 10.5 करोड़ परिवार यदि एक परिवार का लगाएंगे तो लगभग 50 और 60 करोड़ संख्या होती है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने ये एक निर्णय लिया है कि आम आदमी को जो उत्तराखंड आयुष्मान, अटल आयुष्मान उन्होंने किया है, कहा है उसको, तो कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा जिसको ऐसी परिस्थिति में जब कि वो संकट में होगा और उसको चिकित्सा की जरूरत होगी, उसको दिया जाएगा। और आप सबको मालूम है हमने 108 शुरू किया था, उसने पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाया। देश के सभी राज्यों ने हमसे 108 का आइडिया लिया और मुझे आज खुशी है कि देश के तमाम राज्यों में 108 चल रहा है। तो जिस तरीके से हमने MBBS को बहुत न्यूनतम दर पर, चाहे हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज हो और चाहे वो श्रीनगर का हो, हमारे राज्य के लिए डॉक्टर्स कैसे करके खड़े हो सकते हैं, उस दिशा में भी हमारी जो ये कोशिशें रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के जो प्रधानमंत्री का 1 वर्ष का ये कार्यकाल इस बीच का भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके जो ऐतिहासिक निर्णय हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, एक बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, और मेरी माँ बहन का सम्मान जो है इतना सस्ता और सरल नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि
मुस्लिम समाज जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने भी उसका स्वागत किया है। मेरी माँ और बहनों को तो उसका स्वागत क्या, हर्ष का तो उनकी कोई सीमा नहीं रही होगी, लेकिन नौजवानों ने भी और लोगों ने जो इस तरीके के मन के लोग हैं उन्होंने भी मोदी जी के इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय को का हमेशा स्वागत किया। आप सबको मालूम है आप और हम कैसे संघर्ष करते थे जब हम कहते थे कि एक देश में 2 निशान 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। कितना संघर्ष करते थे। हमारी हर रैली में ये नारा जरूर होता था, आप याद करिए थोड़ा सा। और आपको मैं याद दिला दूं कि पीछे के समय में जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया कश्मीर के लिए, वहां आपको मालूम है कि आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनकी अगुवाई में पूरे देश के नौजवान श्रीनगर के लाल चौक तक झंडा फहराने के लिए गए थे। आप में से भी बहुत सारे लोग रहे होंगे उसमें। लेकिन आज कितना गौरव का विषय है कि हमारे अमित शाह जी ने जिस तरीके से किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो इतिहास रचा गया, आज कश्मीर में जो 70 वर्षों का संघर्ष था वो आज हम अपने आंखों के आगे उस सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे चाहे वो राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण का विषय हो, तमाम ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जो हम कहते थे हमने किया। और इसलिए आज दुनिया के फलक पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया की लीडरशिप ले रहे हैं। वो चाहे योग के रूप में पूरी दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो गई हो, और चाहे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो गई हो, और चाहे वो पर्यावरण की दिशा में, संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई हो। अभी भी आपको मालूम है कि आज हमारे जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उन संस्थानों में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 1000 से अधिक आसियान देशों के लोग शोध करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी शुभकामना आपको, आप इन योजनाओं को गांव-गांव घर-घर तक लेकर के जाएंगे, बूथ तक लेके जाएंगे। और जितने लोग मुझको सुन रहे हैं मैं उनसे विनती करूंगा और आग्रह करूंगा कि वो इस बात को जो है लेकर के जाएं। आपके नैनीताल जिले में अभी विश्व भारती का जो गुरु टैगोर जी के जहां पर रामगढ़ में उन्होंने गीतांजलि को लिखा था, वहां विश्वविद्यालय का परिसर स्वीकृत कर दिया गया है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये आपके पास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गया है। बहुत जल्दी वो क्रियान्वित होगा, उसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और अजय जी होते तो मैं उनको यहाँ पर, यदि वो मेरी बात सुन रहे होंगे अजय भट्ट जी, तो उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कुमाऊं के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक परिसर जो भविष्य में बहुत बड़े आधार लेगा, एक व्याप लेगा, और मेरे कुमाऊं का जो छात्र छात्रा है उसको उच्च शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा आधार फिर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ एक बार मैं आप सबका अभिवादन कर रहा हूँ, और मेरी ओर से सभी लोगों को न केवल आप नमस्कार कहेंगे बल्कि मेरी इन भावनाओं से भी अवगत कराएंगे कि हाँ, जो आत्मनिर्भर भारत है, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसमें हम सब लोगों का क्या क्या योगदान हो सकता है। और हमारे 1 वर्ष की जो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विशेष उपलब्धियां हैं, इसको गांव-गांव तक हम लेकर के जाएंगे। एक बार मैं पुनः योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, अन्यथा दीवान सिंह जी आपकी तमाम योजनाएं जो इस विधानसभा में हुई है मुझे उंगलियों पर पता है, चाहे वो आपके पुल हों और चाहे एक से लेकर के मैं दर्जनों योजनाओं आपको गिना सकता हूं कि इतना काम वहां पर आपकी विधानसभा के अंदर हुआ है। तो एक बार फिर मैं पूरी विधानसभा के लोगों को और पूरे जिले के पदाधिकारियों को, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और सभी लोग जो कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।